हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमारा केमिस्ट्री में एक यूनिट सॉल्यूशन समाप्त हो चुकी है, हम उसी के आगे की यूनिट ले रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगति विज्ञान। रासायनिक बलगति विज्ञान या केमिकल काइनेटिक्स। तो रासायनिक बलगति विज्ञान का मतलब क्या है? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप, दाब, सांद्रता का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन बलगति विज्ञान कहते हैं। यानी कि रसायन विज्ञान की जिस शाखा में अभिक्रिया के वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप, दाब और सांद्रता का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम रासायनिक बलगति विज्ञान कहते हैं। तो चूंकि इसमें इम्पॉर्टेंट है वेग, तो वेग के आधार पर अभिक्रियाएं मेनली यहाँ पर दो प्रकार की दिखाई गई हैं, वरना चार प्रकार की होती हैं, क्योंकि दो अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो बहुत, एक अभिक्रिया उनमें से ऐसी होती है जो बहुत तीव्र वेग से होती है, जिसका वेग नापना संभव नहीं है। तो ऐसी क्रियाओं को हम यहाँ अध्ययन नहीं कर पाएंगे। और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो बहुत मंद गति से होती हैं, जिनके पूर्ण होने में कई वर्ष लग जाते हैं। तो उन अभिक्रियाओं को भी हम यहाँ पर अध्ययन नहीं करेंगे। हम केवल उन दो क्रियाओं का अध्ययन करेंगे जिनके वेग का नापना संभव है। उसमें दो प्रकार की हैं। वो एक बोलते हैं तत्क्षणिक या तत्कालिक या आयनिक अभिक्रियाएं। इनके नाम हैं, जैसा नाम से लग रहा है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो तीव्र वेग से संपन्न होती हैं, अर्थात वे अभिक्रियाएं जो तीव्र वेग से और तत्क्षण पूरी हो जाती, तत्काल पूरी हो जाती हैं, उन्हें हम तत्क्षणिक या तत्कालिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ये क्रियाएं चूंकि आयनों के मध्य होती हैं, इसलिए इन्हें आयनिक क्रियाएं भी कहते हैं। जैसे अम्ल क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो ये HCl अम्ल है और NaOH क्षार है, और ये NaCl साल्ट और जल बनाता है। फिर अवक्षेपण की क्रियाएं, जैसे BaCl2 + H2SO4, तो BaSO4 का अवक्षेप मिल रहा है 2HCl। तो ये अभिक्रियाएं, जैसे आयनिक अभिक्रिया हुई, अवक्षेपण की क्रियाएं हुई, ये तत्क्षणिक या तत्कालिक अभिक्रियाएं होती हैं। चूंकि ये आयनों के मध्य होती हैं, तो इसलिए हम इन्हें आयनिक अभिक्रियाएं भी कह सकते हैं। फिर दूसरे टाइप की अभिक्रियाएं होती हैं मंद अभिक्रियाएं या आणविक अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जो अणुओं के मध्य होती हैं तथा पूर्ण होने में अधिक समय लगता है, मंद या आणविक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। चूंकि ये धीमी गति से होती हैं, इनका वेग कम होता है, इसलिए मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और ये चूंकि अणुओं के मध्य होती हैं, इसलिए इन्हें आणविक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। जैसे 2H2S वियोजित होकर के देगा 2H2 + 2S, या H2 + I2 और दे रहा है 2HI। तो इसमें हम दो चीज़ों को और याद रखेंगे जो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं। तो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, जैसे 2KClO3 है, 2KCl + 3O2 बनेगा, तो 2KClO3 जब टूटेगा तो 2KCl + 3O2, ये कहलाएगी आणविक अभिक्रिया, है ना। तो ऐसे ही कुछ ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं भी होती हैं, तो जिन्हें हम, जो ऊष्मा के द्वारा टूट जाती हैं, उसमें आएंगी अणुक या मंद अभिक्रियाओं के मध्य आएंगी। फिर आता है अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं। तो इस अभिक्रिया के वेग की परिभाषा स्थिर ताप पर एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में हुआ परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। वैसे जनरली हम कहते हैं वेग बराबर दूरी बटा समय, और समय को एक मानते हैं, तो कहते हैं इकाई समय में चली गई दूरी। तो यहाँ एकांक समय में अभिकारक या सांद्रता में हुआ परिवर्तन ही अभिक्रिया का वेग कहलाता है। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति समय, यानी कि मोल लीटर -1 और समय -1 होता है। अब इसी को आगे डेरिवेशन के तौर पर समझाया गया है। हमारे पास जैसे माना कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। प्रारंभ में अभिक्रिया A की सांद्रता मोल पर लीटर, और T समय बाद, ये T समय बाद A का X सांद्रण उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, तो अभिक्रिया का औसत वेग X/T होगा, क्योंकि परिभाषा यही है कि T समय में अगर X, तो X/T अभिक्रिया का वेग होगा, औसत वेग कहलाएगा। तो हमने एक रिएक्शन लिखी कि A रिएक्टेंट है और P प्रोडक्ट है। प्रारंभ में जब T = 0 है, तो इसके A मोल पर लीटर लिया हमने। A के जो सांद्रण है वो A मोल पर लीटर है, और उस समय प्रोडक्ट बनना शुरू नहीं हुआ है, तो ये 0 रहेगा।
लेकिन टी समय बाद इसका एक्स मोल पर लीटर जो सांद्रण है वो पी में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ बचेगा ए माइनस एक्स मोल पर लीटर, ये टी समय बाद। तो ए माइनस एक्स यहाँ बचेगा और एक्स मोल पर लीटर ये हो जाएगा। तो परिवर्तन ए में एक्स कम हो गया पूरे वाले में, और इधर उत्पाद में एक्स मोल पर लीटर उसकी सांद्रता बढ़ गई, 0 से एक्स मोल पर लीटर हो गई, और ये ए से ए माइनस एक्स मोल पर लीटर हो गई कब, टी समय में। तो इसका अब क्रिया का औसत वेग क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन टी की भाई टी समय में एक्स मात्रा बदल रही तो एक्स अपॉन टी यह औसत वेग हो गया। अगर हम मान लें डी टी सूक्ष्म समय अल्प समय मान लें डी टी की जगह डी टी ले लें, और क्यों, क्योंकि वो औसत समय है और ये समय हम सूक्ष्म समय ले रहे हैं, अल्प समय ले रहे हैं। तो सूक्ष्म समय dt में एक ही सूक्ष्म मात्रा dx उत्पाद में परिवर्तित होती है, क्योंकि सूक्ष्म समय लिया तो मात्रा भी सूक्ष्म लेंगे, तो समय का dt कर लिया और x का dx कर लिया। तो सूक्ष्म समय dt में एक ही सूक्ष्म मात्रा dx उत्पाद में परिवर्तित होती है, तो अभिक्रिया का औसत वेग बराबर हो जाएगा dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt बराबर हो जाएगा माइनस da अपॉन dt बराबर dp अपॉन dt, क्योंकि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन t समय में, यहाँ उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन t समय में। माइनस इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा ए की सांद्रता घटेगी, और ये प्लस में होता है तो p का मतलब प्रोडक्ट, जैसे क्यों समय के साथ साथ प्रोडक्ट बढ़ता है और सांद्रण घटता है, जैसे ऊपर लिखा है। तो पहले ए था, अभी ए माइनस एक्स हो गया, लेकिन ये 0 था, 0 से एक्स हो गया, तो इसलिए ये प्लस रहेगा और ये माइनस रहेगा। तो इसी को हमने माइनस डी अपॉन डी टी और इसको डी पी अपॉन डी टी। अब ये बता भी दिया ए का अभिकारक का सांद्रण और पी उत्पाद का। यहाँ ऋण चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि अभिकारक ए का सांद्रण समय के साथ घटेगा। विशिष्ट अभिक्रिया दर या वेग स्थिरांक की परिभाषा, विशिष्ट अभिक्रिया दर या वेग स्थिरांक किसे कहते हैं, तो इसके लिए आपको माना कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है, फिर वही ए पी, ए रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है, और t बराबर 0 पर a मोल पर लीटर, और t समय बाद a माइनस एक्स मोल पर लीटर, और ये x मोल पर लीटर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग है, वो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, अगर सूक्ष्म समय ले लें तो सूक्ष्म समय वही dt और उसकी सूक्ष्म मात्रा dx, तो अभिक्रिया का वेग हम डिनोट करेंगे dx अपॉन dt से। अब जब जहाँ कहीं भी हम अभिक्रिया का वेग लिखेंगे तो उसका मतलब होगा dx अपॉन dt। सूक्ष्म समय में सूक्ष्म मात्रा जो परिवर्तित हुई उसी को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अब द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम पिछली साल आपने पढ़ा है कि स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग t समय बाद अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया का वेग t समय बाद अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है। तो t समय बाद सांद्रण कितना है, a माइनस एक्स। यहाँ पर आपने देखा कि जो t समय बाद अभिकारक का सांद्रण a माइनस एक्स आएगा, तो dx अपॉन dt, जब समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट रख लेंगे k a माइनस एक्स। तो वेयर k इज कांस्टेंट, जिसे हम वेग स्थिरांक कहते हैं। अगर a माइनस एक्स को 1 इकाई कर दें तो a माइनस एक्स 1 इकाई हो जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा dx अपॉन dt। परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब अभिकारक का सांद्रण इकाई हो और ताप स्थिर हो। इसे k से प्रदर्शित करते हैं, इसी को विशिष्ट अभिक्रिया दर भी कहते हैं। इसका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए इसे फार्मूले के रूप में याद कर लेंगे। मोल पावर 1 माइनस एन, लीटर पावर n माइनस 1, यहाँ 1 माइनस एन है, मोल पावर 1 माइनस एन, लीटर n माइनस 1 और सेकेंड माइनस 1, जहाँ n अभिक्रिया की कोटि है। अगर जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया प्रथम कोटि की है तो n बराबर 1 रखेंगे, तो 1 और 1 0, तो ये, और यहाँ 1 माइनस 1 ये भी 0, तो पर सेकेंड हो जाएगा प्रथम कोटि। और शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो यहाँ 0, यहाँ 0, तो ये हो जाएगा मोल लीटर माइनस 1 और सेकेंड माइनस 1। तो ये शून्य कोटि की और 0 कोटि की अभिक्रिया, तो n बराबर, अगर शून्य कोटि की होगी तो n बराबर 0 रखेंगे, प्रथम कोटि की होगी तो n बराबर 1 रखेंगे, द्वितीय कोटि की होगी तो n बराबर 2 रखेंगे, तो ये मात्रक निकल आएगा। तो ये मात्रक निकालने का फार्मूला आपको बता दिया। अब इसमें अभिक्रिया के वेग को प्रभावित, वेग स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो वेग स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक में ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग तथा वेग स्थिरांक दोनों बढ़ जाते हैं। उत्प्रेरक की उपस्थिति में
अभिक्रिया का वेग स्थिरांक तथा वेग दोनों बढ़ते हैं। ताप और उत्प्रेरक दोनों का, चूंकि अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा ताप से भी और उत्प्रेरक से भी, तो इनके वेग स्थिरांक के मान भी बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार से अगले वीडियो में हम अगली जो वीडियो होगी उस वीडियो में अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन आप लोगों को कराएंगे। आज की वीडियो में इतना ही।